अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए मैंने अपना अंडरकवर मिशन समय से पहले खत्म करके घर लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने एक आदमी खड़ा था। क्या काम है? तुम किसे ढूंढ रहे हो? मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि शायद मेरे घर में चोरी हो रही है। तभी मेरी पत्नी ने भी मुझे देख लिया। पति, तुम वापस कैसे आ गए? वो वो बस बाथरूम इस्तेमाल करने आया था। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा? वह आदमी हंसते हुए बोला, भाई, तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है, तुम्हें उसे संभाल कर रखना चाहिए। उसका रवैया देखकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस शांत होकर अपना कोट उतारने लगा। कोट के अंदर मेरी गहरे नीले रंग की पुलिस यूनिफॉर्म थी। वह आदमी तुरंत घबरा गया। पुलिस, मैंने शांत आवाज में कहा, रूटीन चेकिंग है, कृपया अपना पहचान पत्र दिखाइए। इसके अलावा अभी आपने जो किया है वह बिना अनुमति किसी के घर में घुसना और सरकारी कर्मचारी को जानबूझकर उकसाना है। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। मेरी पत्नी के चेहरे पर भी अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मैं जानता था कि खेल खत्म हो चुका है। अपने कपड़े उठाकर पहन लो। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन मेरे शब्दों से पूरे कमरे का माहौल जम गया। शेन हाउ ने सोफे से अपनी शर्ट उठाई और जल्दी जल्दी पहनने लगा। मेरी 3 साल की पत्नी लिनवान आखिरकार सदमे से बाहर आई और मेरी तरफ दौड़कर आई। चिंजुन, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समझा सकती हूं। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, क्या तुम सरकारी काम में बाधा डालना भी चाहती हो? मैं एक तरफ हट गया। उसने मेरी बांह पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे छू तक नहीं पाई। मैंने बस एक नज़र उसकी तरफ देखा। वह वहीं जम गई और दोबारा हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने मुझे पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। 2 साथी पुलिसकर्मियों ने शेन हाउ को पकड़कर बाहर ले गए। लिनवान के पास से गुजरते समय भी वह अपना रौब बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लिनवान बस उसे जाते हुए देखती रही। उसके होंठ कांप रहे थे और उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। पुलिस की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते ही शेन हाउ के अंदर का अमीरजादा वाला घमंड फिर लौट आया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरे पिता शेन वानशान हैं। तुम अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं वकील बुलाकर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा। ड्राइव कर रही मेरी साथी श्याओली ने रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में उसकी अपनी आवाज गूंज उठी, भाई, तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है, तुम्हें उसे संभाल कर रखना चाहिए। उसकी आवाज सुनते ही शेन हाउ के चेहरे की सारी रंगत उड़ गई। थोड़ी देर बाद हम पूछताछ कक्ष में पहुंचे। मैंने श्याओ ली से कहा कि वह पहले बाहर चली जाए। चिन भाई, मुझे पता है क्या करना है। उसके बाहर जाने के बाद मैंने कमरे की निगरानी कैमरा बंद कर दिया और मेज पर केवल एक रिकॉर्डर रख दिया। शेन हाउ मेरी हरकतों को देखकर घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। तुम क्या करना चाहते हो? जबरदस्ती पूछताछ करना कानून के खिलाफ है। मैं बैठा तक नहीं, बस उसके सामने खड़ा रहा। शेन हाउ, उम्र 28 साल, रेड हेयर ग्रुप का उपाध्यक्ष, पिता शेन वानशान, मां वांग लिपिंग। मैं उसके बारे में एक एक जानकारी बताता गया। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ता गया। ये सारी जानकारी मैंने रास्ते में अपनी टीम के लोगों से निकलवाई थी। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं बस सोच रहा हूं कि एक ग्रुप का उपाध्यक्ष मेरे घर बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए आखिर क्यों आया था। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ बाथरूम इस्तेमाल करने आया था। मेरे और लिनवान के बीच कुछ नहीं हुआ। मैंने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ या नहीं। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन मेरे हर शब्द से उसके मन की दीवारों में दरार पड़ने लगी। वह कांपने लगा। मैंने रिकॉर्डर उसकी तरफ सरका दिया। तुम बोलो या मत बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि आज जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट मैं अपने अधिकारियों को दूंगा। एक अमीरजादा बिना अनुमति किसी के घर में घुसा और पुलिस अधिकारी को धमकाया। तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हारे पिता तुम्हें बचाना चाहेंगे तो उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? और तुम्हें क्या लगता है, टैक्स, फायर सेफ्टी और इंडस्ट्री विभाग के लोग रेड हेयर ग्रुप में थोड़ी सी दिलचस्पी लेंगे या नहीं?
यही बात उसके लिए आखिरी झटका साबित हुई। वह पूरी तरह टूट गया। मैं बताता हूं। अगले आधे घंटे में उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि दोबारा अपने पुराने सहपाठियों की पार्टी में उसकी और लिनवान की मुलाकात कैसे हुई। उसने कैसे अपनी दौलत और हैसियत का दिखावा किया, और कैसे उसने मेरी गरीबी और मेरी नौकरी का मजाक उड़ाते हुए लिनवान से कहा, तुम्हारा पति तो बस एक मामूली कर्मचारी है, महीने की थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, एक बैग खरीदने से पहले भी उसे 6 महीने सोचना पड़ता होगा। मैं बिना किसी भाव के उसकी बातें सुनता रहा। मेरी मुट्ठियां गुस्से के कारण कस गई थीं। मुझे पहली बार पता चला कि उसकी नज़र में मैं इतना बेकार था। उसी समय मेरी जेब में फ़ोन लगातार कंपन करने लगा। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे पता था कि फ़ोन लीन का है। मैंने फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर लगातार कई वीचैट मैसेज आए हुए थे। पति, मुझसे गलती हो गई, जल्दी वापस आ जाओ। सब कुछ शेन हाउ की वजह से हुआ। उसी ने मुझे बहकाया था। मैं बस एक पल के लिए अपना होश खो बैठी थी। प्लीज हमारी 3 साल की शादी को ऐसे खत्म मत करो। मैंने मैसेज पर एक नजर डाली और उन्हें डिलीट कर दिया। जो जानकारी मुझे चाहिए थी वह मुझे मिल चुकी थी। मैंने पूछताछ कक्ष का दरवाजा खोला। उसके खिलाफ बिना पर्याप्त सबूत के कोई कार्रवाई मत करो, सिर्फ मौखिक चेतावनी देकर इसे जाने दो। श्यावली थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने सिर हिलाकर मेरी बात मान ली। शेनहाउ को लगा कि वह मुसीबत से बच गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खेल अब शुरू हुआ था। रात काफी देर से मैं घर वापस आया। चाबी से दरवाजा खोला तो अंदर से तेज परफ्यूम की खुशबू मेरे चेहरे से टकराई। लिविंग रूम की लाइट बहुत धीमी थी और कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। लिनवान दरवाजे के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी। उसने बेहद खूबसूरत मेकअप किया हुआ था और उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वह बेहद मासूम और बेचारी दिखने की कोशिश कर रही थी। पति, तुम वापस आ गए। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू अचानक बहने लगे। वो बस प्यासा था और पानी पीने के लिए अंदर आया था। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। शेनहाउ ने अभी अपने कपड़े उतारे ही थे कि तुम वापस आ गए। पति, मेरी बात पर विश्वास करो। वह बोलते बोलते मेरे करीब आई और मेरी शर्ट के बटन खोलने की कोशिश करने लगी। उसके हाथों की वह कुशलता देखकर मुझे सिर्फ घिन महसूस हुई। मैंने उसका हाथ अपने से दूर कर दिया। मेरी ताकत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस हरकत में साफ अपमान था। वह वहीं रुक गई और अविश्वास से मेरी तरफ देखने लगी। पति, मैंने काले रंग का वह रिकॉर्डर लाकर कॉफी टेबल पर रख दिया और फिर उसका प्ले बटन दबा दिया। तुम तो बस एक मामूली कर्मचारी हो, महीने की थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, एक बैग खरीदने से पहले भी तुम्हें 6 महीने सोचना पड़ता है। शेनहाउ की हल्की फुल्की लेकिन ताने से भरी आवाज शांत कमरे में बेहद चुभने लगी। वह कह रहा था कि तुम में बिल्कुल भी रोमांस नहीं है। लिनवान के रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया और उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। मैं धीरे धीरे उसके सामने गया और उसके पास बैठकर 2 उंगलियों से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुमने यह सब अचानक नहीं किया। तुम बस थोड़ी देर के लिए अपना होश नहीं खो बैठी थी। तुमने यह सब पहले से सोच समझ कर किया था। मैंने तैयार किया हुआ तलाक का समझौता उसके चेहरे पर जोर से फेंक दिया। हस्ताक्षर करो और खाली हाथ इस घर से निकल जाओ। कागज का किनारा उसके गाल से रगड़ा और वहां हल्की सी लाल लकीर पड़ गई। आखिरकार वह पूरी तरह टूट गई। चिंजुन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। सिर्फ इस एक गलती के लिए तुम मुझे सब कुछ छोड़कर जाने को कह रहे हो? मैंने वही गलती की है जो दुनिया की हर औरत कभी ना कभी कर सकती है। तुम मुझे एक बार माफ क्यों नहीं कर सकते? मैंने उसके भावनाओं से विकृत चेहरे को देखा और ठंडी हंसी हंस पड़ा। तुमसे ही सीखा है। ये शब्द उसके लिए आखिरी चोट साबित हुए। उसका लालच और घमंड पूरी तरह टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। तुम बहुत निर्दयी हो। मैंने उसकी चीख पुकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और मुड़कर स्टडी रूम में चला गया। उसके रोने की आवाज़ के बीच मैंने शांत स्वर में कहा, यह घर मैंने शादी से पहले अपनी पूरी रकम से खरीदा था और इसके कागज़ मेरे माता पिता के नाम पर हैं। कार मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाए गए बोनस से खरीदी थी और वह भी मेरे नाम पर है। तुम्हारे बैग, तुम्हारे गहने और तुम्हारे कपड़े तुम सब ले जा सकती हो। ओह हाँ, एक बात और, तुम्हारे बैंक खाते में जो 2 लाख युआन हैं, वे पिछले 3 सालों में मैंने धीरे धीरे तुम्हें भेजे थे।
उन्हें वापस करना मत भूलना। मैं कुछ पल रुका। अगर तुम तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहती तो भी ठीक है। कल यही रिकॉर्डिंग तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे ऑफिस के सहकर्मियों और तुम्हारी सभी सहेलियों के फ़ोन में पहुंच जाएगी। फैसला तुम्हें करना है। इतना कहकर मैंने उसे कोई प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे से पीठ टिकाकर धीरे धीरे नीचे फिसल गया और ठंडी ज़मीन पर बैठ गया। थकान की लहरें मेरे पूरे शरीर पर छाने लगीं। 3 साल की शादी अब मुझे एक मजाक जैसी लग रही थी। जिस महिला के लिए कभी मुझे लगता था कि मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, उसी ने अपने हाथों से मेरे दिल को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा आंखें खोलीं तो मेरे अंदर सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक और दृढ़ता बची थी। लिनवान, ये तो बस शुरुआत है। अगले दिन सुबह जैसे ही मैं थाने पहुंचा, टीम के कप्तान ने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया। पुराने कप्तान का चेहरा गंभीर था। उन्होंने मेरे सामने एक फाइल सरका दी। इसे देखो। वह एक गुमनाम शिकायत थी। उसमें बढ़ा चढ़ाकर मुझे अधिकारों का दुरुपयोग करने वाला और हिंसक तरीके से कानून लागू करने वाला पुलिसकर्मी बताया गया था। शिकायत में लिखा था कि मैंने निजी जलन के कारण एक निर्दोष नागरिक पर जबरन पूछताछ की और उसे गंभीर मानसिक आघात पहुंचाया। शिकायतकर्ता ने अपना नाम नहीं बताया था। शहर के किसी बड़े अधिकारी ने फ़ोन करके कहा था कि मामले को ठीक से संभाला जाए। उस शिकायत को देखकर मुझे लगभग हंसी आ गई। ये बदला लेने की बेहद घटिया कोशिश थी। तभी मेरा फ़ोन हल्का सा कंपन हुआ। लिनवान का मैसेज था। चिंजुन, बात को इतना मत बढ़ाओ। शेन हाउ का परिवार ऐसा है जिससे तुम दुश्मनी नहीं ले सकते। अगर तुम तलाक का समझौता वापस ले लो तो मैं उससे शिकायत वापस लेने को कहूँगी। हम फिर से साथ रह सकते हैं। उसके मैसेज में हल्की सी धमकी और उसके अपने भाग्य पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। उसे अब भी लगता था कि शेन हाउ उसका सहारा है। उसे लगता था कि मैं इस छोटी सी चाल से डर जाऊंगा। मैंने फ़ोन की स्क्रीन बंद कर दी और कप्तान की तरफ देखा। यह सिर्फ एक झूठी शिकायत नहीं है। मैंने अपना फ़ोन उनकी तरफ बढ़ाया और पुलिस की गाड़ी में रिकॉर्ड की गई शेन हाउ की चुनौती वाली ऑडियो चला दी। पहले उसी ने मुझे उकसाया था। इसके बाद मैंने एक यूएसबी ड्राइव निकाली और उसे कप्तान के कंप्यूटर में लगाया। उसमें पूछताछ कक्ष में शेन हाउ द्वारा दिए गए बयान की रिकॉर्डिंग थी। मैंने उसमें अपने नियम विरुद्ध हिस्से पहले ही हटा दिए थे। इसके अलावा मैंने सोसाइटी के मैनेजमेंट से निकलवाया हुआ सीसीटीवी फुटेज भी उसमें रखा था, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि शेन हाउ अस्त व्यस्त कपड़ों में मेरे घर के दरवाजे पर आया था। यह उसका अपनी इच्छा से दिया हुआ बयान है और यह उसके बिना अनुमति मेरे घर में घुसने का सबूत है। कप्तान, यह सिर्फ एक सामान्य निजी विवाद है, या यूं कहें कि एक साधारण विवाहेतर संबंध का मामला। फिर शेन हाउ अपने प्रभावशाली रिश्तों का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव क्यों डलवा रहा है? यह सामान्य बात नहीं है, जब तक कि उसे किसी चीज़ का डर ना हो। कप्तान ने सिगरेट बुझाई और भौहें सिकोड़ लीं। तुम कहना क्या चाहते हो? वह मेरे कई वर्षों से वरिष्ठ अधिकारी थे और मेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। मैंने रेड हेयर ग्रुप की जानकारी भी देखी है। पिछले कुछ वर्षों में यह कंपनी बहुत तेज़ी से फैली है, लेकिन इसकी वित्तीय रिपोर्ट में कुछ चीज़ें संदिग्ध हैं। इस बार उसकी प्रतिक्रिया सिर्फ बदला लेने जैसी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे वह कुछ छिपा रहा है और उसे डर है कि हम इस बहाने उसकी कंपनी तक पहुंच सकते हैं। कप्तान ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहले जैसा भरोसा और तेजी थी। अच्छा लड़का, तुम्हें पुलिस में भर्ती होकर सच में अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए थी। तुम में इससे कहीं ज्यादा क्षमता है। फिर उन्होंने कहा, तुमने शिकायत की बात मुझे बता दी है। अब इसे मैं संभालूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक रेड हेयर ग्रुप का सवाल है, उसे तुम्हारे हवाले करता हूं। खुलकर जांच करो। पूरी टीम तुम्हारे पीछे खड़ी है। मेरे दिल में गर्मजोशी भर गई। जी सर, मैं अपना काम पूरा करूंगा। कप्तान के ऑफिस से बाहर निकलते ही मुझे लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में नई ताकत आ गई हो। मैंने फ़ोन निकाला और लिनवान का नंबर ढूंढा। उसे सिर्फ 2 शब्दों का जवाब भेजा, देखते हैं। फिर मैंने तकनीकी विभाग के अपने सहकर्मी का नंबर ढूंढा और टीम को रिपोर्ट करने के बाद फ़ोन किया, वांग भाई, मेरी थोड़ी मदद करो। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने लिनवान की कंपनी में टहलका मचा दिया। मेरे कप्तान के ऑफिस से निकलने के लगभग आधे घंटे बाद एक ऐसे वर्चुअल नंबर से जिसे ट्रैक करना मुश्किल था, एक एडिट की गई रिकॉर्डिंग लिनवान की कंपनी के आंतरिक वर्क ग्रुप में भेज दी गई। उस ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग थे। रिकॉर्डिंग में शेन हाउ की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ लिनवान की आवाज़ थी, जिसमें वह बेहद मीठे अंदाज में फ़ोन पर अपने पुराने सहपाठी के साथ फ्लर्ट कर रही थी।
तुम्हारी तनख्वाह इतनी कम है कि एक बैग खरीदने से पहले भी तुम्हें सोचना पड़ता है। आखिर तुम में पैसे और काबिलियत है ही क्या? वह अपने पति के बारे में बेहद तीखे और अपमानजनक शब्दों में शिकायत कर रही थी। रिकॉर्डिंग बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन उसमें इतनी बातें थीं कि पूरा ग्रुप हिल गया। पहले कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा, फिर ग्रुप में अचानक बवाल मच गया। यकीन नहीं होता। हमेशा तो देखते थे कि उसका पति उसे ऑफिस से लेने आता है, लंबा है, हैंडसम है और उसके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करता है। फिर भी उसे इससे संतुष्टि नहीं थी। लिनवान के विभाग के डायरेक्टर ने भी आखिरकार सीधे ग्रुप में ही उसकी दुनिया उजड़ गई। तुम्हारी निजी हरकतों ने कंपनी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कृपया खुद इस्तीफा दे दो। मुझे फंसाया गया है। प्लीज मेरी बात मानिए। कंपनी को ऐसी महिला की जरूरत नहीं है जिसकी निजी जिंदगी इतनी खराब हो। उसी समय उसके सारे निजी सामान को उसके सामने ही बाहर निकाल दिया गया और उसे बेइज्जती के साथ कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके सहेलियों वाले ग्रुप में भी हंगामा मच गया। वही रिकॉर्डिंग वहां भी डाल दी गई। जो लड़कियां कभी उसके साथ शॉपिंग करने जाती थीं, चाय पीती थीं और एक दूसरे से अपने राज साझा करती थीं, उनमें से एक भी उसके पक्ष में खड़ी नहीं हुई। अगले ही पल लिनवान को ग्रुप से बाहर कर दिया गया। उसने अपने दोस्त खो दिए, उसकी नौकरी चली गई। तभी उसे आखिरकार मुझे फोन करने की याद आई। चिंजुन, क्या यह सब तुमने किया है? तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? सबूत कहां है? तुम किसी पुलिस अधिकारी पर यूं ही बदनामी का आरोप नहीं लगा सकती। वह फोन के दूसरी तरफ गुस्से में चीखने लगा। मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगा। तुमने मेरी निजता का उल्लंघन किया है। करो शिकायत। ठीक है, जाओ और शिकायत करो। इससे तो और भी ज्यादा लोग वह रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। आखिर रिकॉर्डिंग असली है। और तब मैं तुम्हारे चाचा चाची को भी इसकी एक कॉपी भेज दूंगा। फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने उसे और बोलने का मौका नहीं दिया और सीधे फोन काट दिया। उधर मेरी मुलाकात टैक्स विभाग के कुछ अधिकारियों से हो चुकी थी। दूसरी तरफ होंगफा ग्रुप के वित्तीय लेन देन की शुरुआती जांच के बाद हमें उनके टैक्स चोरी और कर चोरी से जुड़े शुरुआती सबूत मिल चुके थे। मैं जानता था उन्हें पूरी तरह बर्बाद करना अभी सिर्फ पहला कदम था। लिनवान की दुनिया बिखर रही थी और शेनहाउ की दुनिया भी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। मुझे एक अच्छे वकील की जरूरत थी। ऐसा वकील जो यह सुनिश्चित कर सके कि लिनवान को तलाक के बाद कुछ भी न मिले और वह दोबारा कभी मेरे खिलाफ खड़ी ना हो सके। तभी मुझे सुजिंग का नाम याद आया। वह इस शहर की सबसे बेहतरीन तलाक वकीलों में से एक थी। अपने सख्त रवैये और बेहद मजबूत कानूनी तर्क के लिए मशहूर थी। अपने करियर में उसने लगभग कभी हार नहीं मानी थी। उसने मेरी पूरी बात सुनी। फिर मेज़ पर रखी रिकॉर्डिंग पेन, सीसीटीवी फुटेज के स्क्रीनशॉट और गवाहों के बयान देखे। उसकी आंखों में चमक आ गई। पुलिस अधिकारी चिन, मैं यह केस लेती हूँ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वह तुरंत काम में जुट गई। उसने मुझे विवाह कानून के तहत गलती करने वाले पक्ष की संपत्ति के बंटवारे से जुड़े कानूनी प्रावधान समझाए। शादी के बाहर संबंध बनाना नैतिक रूप से गलत है, लेकिन कानूनी तौर पर सिर्फ इसी आधार पर किसी को पूरी तरह संपत्ति से बेदखल करना मुश्किल है। जब तक हमारे पास उसे रंगे हाथों पकड़ने वाला सीधा वीडियो सबूत न हो, केवल अफेयर के आधार पर उसे कुछ भी न देने का दावा करना मुश्किल होगा। लेकिन हम दूसरे तरीकों से शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम साबित कर सकते हैं कि शादी के दौरान उसने जानबूझकर वैवाहिक संपत्ति को छिपाया या किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया। इसके अलावा हम यह भी साबित कर सकते हैं कि उसके अनुचित आचरण से आपको गंभीर मानसिक नुकसान हुआ। उसका धमकी भरा मैसेज भी हमारे पक्ष में सबूत है। और जिस तरह उसने अपने प्रेमी को उकसाकर आपके खिलाफ झूठी शिकायत करवाने की कोशिश की, उसे भी अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। केस पर चर्चा करते समय मेरी तार्किक सोच और पूरी तरह व्यवस्थित सबूतों की कड़ी देखकर वह भी प्रभावित हुई। चिंजुन, आप मेरे सामने आए कई क्लाइंट्स से ज्यादा किसी वकील जैसे लगते हैं। मैं मुस्कुराया। पेशा अलग हो सकता है, लेकिन तर्क एक जैसा होता है। बहुत जल्द लिनवान को अदालत का समन मिल गया। साथ ही सुजिंग द्वारा हस्ताक्षरित वकील का नोटिस भी उसके हाथ में पहुंचा। उस नोटिस में उसके हर गलत काम को बेहद सख्त और कानूनी भाषा में एक एक करके लिखा गया था। साथ ही साफ तौर पर बताया गया था कि हम उसके सभी कानूनी उल्लंघनों के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लिनवान पूरी तरह घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी तेजी से कदम उठाऊंगा और शहर की सबसे ताकतवर वकीलों में से एक को अपने पक्ष में कर लूंगा। जब सख्ती से काम नहीं बना तो उसने भावनात्मक तरीके से मुझे मनाने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने बस एक गलती की थी, प्लीज़ आप लोग उनसे बात कर दीजिए। वह मेरे माता पिता के घर तक पहुंच गई। दरवाजे के अंदर आते ही वह घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। चली जाओ, मेरी माँ गुस्से में चिल्लाई। हमारे चेन परिवार को तुम्हारी जैसी बहू नहीं चाहिए।
मैंने बहुत पहले ही अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बता दी थी और वह महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग भी उन्हें सुना दी थी। मेरी माँ वैसे भी बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी। उन्होंने तुरंत झाड़ू उठा लिया और लिनवान को घर से बाहर निकाल दिया। लिनवान की भावनात्मक चाल भी पूरी तरह नाकाम हो गई। केस की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए मैं और सुजिंग एक रेस्तरां में मिले थे। हम खाना खा ही रहे थे कि अचानक एक महिला गुस्से में हमारी मेज़ के पास आ गई। तुम जैसी घटिया औरत मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रही हो। वह लिनवान थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह गुस्से से सुजिंग को घूर रही थी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे वहीं खा जाएगी। उसने हाथ उठाया और सुजिंग के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया उससे भी तेज थी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी कलाई बेहद पतली थी और मेरी पकड़ में आते ही वह हिल भी नहीं पा रही थी। मैंने उसकी जलन और गुस्से से विकृत हो चुके चेहरे को देखा। लिनवान, खुद को और ज्यादा बदनाम मत करो। सुजिंग इस पूरी घटना के दौरान अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। उसके चेहरे पर डर का एक भी भाव नहीं था। उसने बस बेहद शांति से नैपकिन उठाया, अपने होंठों के कोने को साफ किया और फिर लिनवान की तरफ देखा। उसकी नजरों में सिर्फ तिरस्कार था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बेवजह हंगामा करने वाले जोकर को देख रही हो। मैं इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगी, लिनवान ने गुस्से में कहा। उस एक वाक्य के बाद मेरी पकड़ और मजबूत हो गई। मैंने उसका हाथ झटके से छोड़ दिया। वह पीछे लड़खड़ा गई। रेस्तरां में मौजूद हर व्यक्ति की नजर अब हमारी तरफ थी। सुजिंग अभी भी बेहद शांति से बैठी थी। मैं ठंडे चेहरे के साथ उसके पास खड़ा था। हम दोनों का यह अंतर लिनवान के लिए किसी जोरदार थप्पड़ से कम नहीं था। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। अब उसके पास मदद मांगने के लिए सिर्फ एक ही इंसान बचा था, शेन हाउ। वह उसके ऑफिस के बाहर पहुंच गई, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। मैं बस उनसे 1 मिनट मिलना चाहती हूं। प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए। नियम तो नियम है, कृपया यहां से जाइए। फ्रंट डेस्क और सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वह पूरे दोपहर लॉबी में बैठकर शेन हाउ का इंतजार करती रही। आखिरकार शेन हाउ वहां पहुंचा। वह एक काली लग्जरी कार से उतरा, महंगा सूट पहने हुए। जैसे ही उसकी नज़र लिनवान पर पड़ी, उसके चेहरे पर तुरंत झुंझलाहट आ गई, मानो उसने कोई ऐसा बोझ देख लिया हो जिससे वह छुटकारा नहीं पा रहा था। तुम यहां क्यों आई हो? हाउ, मेरी मदद करो। चिनजुन मुझसे तलाक लेना चाहता है और मुझे कुछ भी नहीं देना चाहता। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूं? शेन हाउ ने उसकी तरफ घृणा से देखा। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? उसने झटके से उसका हाथ छुड़ा लिया, जैसे किसी गंदी चीज को छू लिया हो। फिर उसने उसे सिर से पैर तक देखा। उसकी आंखों में सिर्फ मजाक और तिरस्कार था। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? मैंने तो सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया था क्योंकि तुम एक पुलिस अधिकारी की पत्नी थी। मैं बस थोड़ा रोमांच चाहता था। लेकिन अब तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है कि वह पुलिस अधिकारी मेरे परिवार तक पहुंच गया है, और तुम अभी भी मेरे पास मदद मांगने चली आई। लिनवान को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस आदमी ने कभी उससे मीठी मीठी बातें की थीं, जिसने कभी उसे अपनी हथेली पर रखा था, आज वही आदमी उसके सामने इतनी बेरहमी और इतनी कड़वी बातें कह रहा था। चिन्हाव ने बेरहमी से कुछ लाल नोट अपने बटुए से निकाले और उन्हें हाथ में लेकर गुर्राया, लो, निकलो। फिर उसने वे नोट सीधे लिनवान के चेहरे पर फेंक दिए। नोट हवा में हल्के से उड़ते हुए जमीन पर जा गिरे, मानो बेरहमी से उसकी मूर्खता और नीचता का मजाक उड़ा रहे हों। लिनवान की सबके सामने बेइज्जती हो गई। उसका सारा आत्मसम्मान और सारी कल्पनाएं उसी पल चकनाचूर हो गईं। आखिरकार उसे समझ आ गया कि जिस प्यार और सहारे को वह अपना समझ रही थी, वह शुरू से आखिर तक सिर्फ एक मजाक था। यह पूरा दृश्य पास में सबूत जुटाने के लिए लगाए गए मेरे एक सहकर्मी ने टेलीफोटो लेंस से रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो बिल्कुल साफ था। मैंने वह वीडियो सुचिंग को भेज दिया। कुछ सेकंड बाद सुचिंग का वीचैट मैसेज आया, पुलिस अधिकारी चेन, हमारे पास उसके खिलाफ एक और महत्वपूर्ण सबूत आ गया है। इससे हम अदालत में साबित कर सकते हैं कि उसका चरित्र ठीक नहीं है और उसका दूसरे व्यक्ति के साथ अनुचित आर्थिक संबंध था। मैंने वीडियो में देखा कि लिनवान सड़क के बीचों बीच बदहवास खड़ी थी। फिर वह अकेली भीड़भाड़ वाली सड़क पर चलने लगी, जैसे दुनिया ने उसे पूरी तरह छोड़ दिया हो। पहली बार उसके मन में यह सवाल उठा कि जब वह मेरे साथ थी, तब भले ही हम अमीर नहीं थे, लेकिन क्या मैंने उसे कभी इस तरह का अपमान सहने दिया था? मैं अपनी पूरी तनख्वाह उसके हाथ में दे देता था। उसे जो भी खरीदना होता, मैं पहले मुंह से कहता था कि बहुत महंगा है, लेकिन आखिर में वही चीज़ उसके लिए खरीद देता था। मैंने उसे कभी एक बार भी बर्तन धोने नहीं दिए, कभी खाना बनाने नहीं दिया। मैंने उसे हमेशा अपनी हथेली पर रखकर संभाला था,
लेकिन उसने खुद अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। पछतावे का बीज आखिरकार उसके दिल में फूट पड़ा और तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन इतना काफी नहीं था। अब जाल समेटने का समय आ गया था, और यह तो अभी शुरुआत भर थी। कई हफ्तों की गुप्त जांच और कई लोगों की निगरानी के बाद कर विभाग और दूसरे संबंधित विभागों की संयुक्त कार्रवाई से हमने शेन ग्रुप के पूरे आपराधिक नेटवर्क का पता लगा लिया। टैक्स चोरी तो सिर्फ हिमशैल की ऊपरी सतह थी। उन पर फर्जी लोन, अवैध धन संग्रह और यहां तक कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के भी आरोप थे। एक विशाल कारोबारी साम्राज्य अंदर से पूरी तरह सड़ चुका था। गिरफ्तारी की कार्रवाई बुधवार सुबह तय की गई। यह कई विभागों की संयुक्त कार्रवाई थी, जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी शामिल थे। एक विशेष टीम के नेतृत्व में हम शेन ग्रुप के मुख्यालय की ओर बढ़े। मुख्य लक्ष्य था शेन हाउ। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंची और देखते ही देखते पूरी इमारत को चारों तरफ से घेर लिया गया। हम इमारत के अंदर घुसे तो कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। मैं 2 जवानों के साथ सीधे सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित उपाध्यक्ष के कार्यालय की ओर बढ़ा। दरवाजा एक लात से खोलते ही सामने का दृश्य दिखा। शेन हाउ चमड़े की बड़ी कुर्सी पर आराम से बैठा कॉफी पी रहा था। हमें देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम पर कई आर्थिक अपराधों में शामिल होने का आरोप है। अब कानून के मुताबिक तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैंने हथकड़ी निकाली। अचानक वह पागलों की तरह चिल्लाया, मैं तुमसे लड़ूंगा। उसने मेज पर रखा कॉफी का कप उठाकर मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने सिर एक तरफ किया और कप आसानी से बच गया। अगले ही पल मैं तेजी से आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर मोड़ा और उसे मजबूती से मेज पर दबा दिया। उसी समय मेरे दूसरे साथी अधिकारियों ने दूसरे कार्यालय में शेन हाउ के पिता शेन वानशान को भी गिरफ्तार कर लिया। वही शेन वानशान जो कभी अपने प्रभाव और रिश्तों के बल पर मुझे दबाने की कोशिश करता था। उस दिन पूरे शहर में खबर फैल गई। अखबारों और न्यूज़ चैनलों पर शेन ग्रुप के पतन की खबर छा गई। पिता पुत्र दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। लिनवान एक छोटी सी दुकान में बैठी मोबाइल पर यह खबर देख रही थी। मोबाइल स्क्रीन पर मेरी वह तस्वीर थी जिसमें मैं खुद शेन हाउ के हाथों में हथकड़ी लगा रहा था। तस्वीर देखते ही उसके शरीर का सारा खून जैसे सूख गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने कभी सिर्फ दिखावे और रोमांच के लिए जिस व्यक्ति से उलझने की गलती की थी, वह कितना भयानक प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ। 1 सप्ताह बाद शहर के पुलिस विभाग ने मुझे सम्मानित करने का आदेश जारी किया और मुझे क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में डिप्टी टीम लीडर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। मेरी दुनिया में फिर से धूप लौट आई थी, जबकि उसकी दुनिया पहले ही एक अथाह अंधेरे में डूब चुकी थी। फिर तलाक के मुकदमे की सुनवाई का दिन आ गया। अदालत में मैं वादी की सीट पर बैठा था और मेरे पास शांत और आत्मविश्वास से भरी सुछिंग बैठी थी। सामने प्रतिवादी की सीट पर लिनवान बैठी थी। कई महीनों बाद उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह बदल चुकी हो। चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने जो वकील किया था वह अभी अभी वकालत शुरू करने वाला एक युवा वकील था। सुचिंग के मजबूत व्यक्तित्व के सामने वह इतना घबराया हुआ था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। सुनवाई शुरू हुई। सुचिंग ने बेहद स्पष्ट तर्क और तीखे शब्दों में एक एक करके सभी सबूत अदालत के सामने पेश किए। वह रिकॉर्डिंग जिसमें उसने मेरा अपमान किया था, वह निगरानी कैमरे की तस्वीरें जिनमें वह और शेन हाउ हमारे वैवाहिक घर में थे, उसका मेरा पीछा करना और मुझे परेशान करना, हर सबूत लिनवान के आत्मसम्मान पर एक भारी हथौड़े की तरह पड़ रहा था। वह बार बार बस यही कह पा रही थी, मैंने गलती की। जब मेरी बात रखने की बारी आई तो मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ। पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। मैंने लिनवान की तरफ एक बार भी नहीं देखा, बस जज की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, मैं अदालत से अपनी सभी कानूनी मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। मैं अब इस व्यक्ति से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता। इतना कहकर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। इसके बाद मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। अंततः अदालत ने अपना फैसला सुनाया। प्रतिवादी लिनवान गंभीर वैवाहिक गलती की दोषी है। तलाक की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादी के नाम कोई वैवाहिक संयुक्त संपत्ति नहीं है, इसलिए उसे बिना किसी संपत्ति के घर से जाने का आदेश दिया जाता है। मैं अदालत से बाहर निकला। बाहर धूप खिली हुई थी। बधाई हो मिस्टर चेन, आपको एक नई जिंदगी मिल गई। लिनवान को पुलिसकर्मी सहारा देकर अदालत से बाहर लेकर आए। बाहर निकलते ही उसकी नज़र हम दोनों के जुड़े हुए हाथों पर पड़ी। उसने मेरे चेहरे पर वह सुकून भरी मुस्कान देखी। वह वहीं ठिठक गई। उसकी आंखों में असीम निराशा, जलन और खालीपन था। उसने सब कुछ खो दिया था और मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार था। कुछ महीने बाद पतझड़ की एक बारिश भरी रात थी।
मैं सुचिंग को उसके घर छोड़ने जा रहा था। हमने अभी अभी अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। गाड़ी मेरे घर के नीचे आकर रुकी। मैं सुचिंग को उतारकर ऊपर छोड़ने ही वाला था कि अचानक एक दुबली पतली आकृति अंधेरे कोने से निकलकर सामने आ गई। वह अचानक हमारी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। वह लिन वान थी। उसके पास छाता नहीं था। बारिश से उसका पूरा शरीर भीग चुका था। मैंने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझे देखा। फिर उसकी नज़र गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठी सलीके से तैयार खूबसूरत कपड़े पहने सुचिंग पर गई। लेकिन इस बार उसने पहले की तरह कोई हंगामा नहीं किया। वह बस धीरे धीरे मेरे सामने घुटनों के बल ठंडे बारिश के पानी में बैठ गई। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और रोते हुए कहा, चेन, मैं गलत थी। मैं सच में गलत थी। तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है? उसके पास अब कुछ भी नहीं था। वह दिन रात 3-3 नौकरियां करती थी और हर दिन किसी बुरे सपने की तरह जी रही थी। उसकी आवाज़ भर्रा चुकी थी और बारिश की आवाज़ में घुलकर और भी ज़्यादा दर्दनाक लग रही थी। तभी सुचिंग ने सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से नीचे उतर गई। मैं भी सीट बेल्ट खोलकर बाहर आया और यात्री वाली सीट की तरफ जाकर दरवाज़ा खोला। फिर मैं उसके सामने खड़ी लिनवान को देखने लगा, जो बारिश के पानी में घुटनों के बल बैठी थी। मैंने कहा, तुम जानती हो, जब मैं अंडरकोर मिशन पर था तब गोलियां मेरे सिर को छूती हुई निकल गई थीं, लेकिन मुझे डर नहीं लगा था। मैंने अपनी आंखों के सामने एक इंसान को गोली लगने से मरते हुए देखा, तब भी मुझे डर नहीं लगा था। लेकिन उस दिन जब मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला और तुम्हें शेन हाउ के साथ अपने ही घर में देखा, उस पल मुझे डर लगा था। तुमने उस इंसान को मार दिया था जो तुमसे प्यार करता था। तुम्हारे सामने खड़ा वह इंसान जो कभी तुम्हारे लिए सब कुछ था, उसकी आंखों की रोशनी पल भर में बुझ गई। मैंने आगे कहा, इसलिए अपना यह दयनीय चेहरा समेट लो। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैंने सुचिंग को अपने पास खींच लिया और उसे बारिश से बचाते हुए अपनी बाहों में लेकर बिना पीछे देखे अपार्टमेंट की इमारत के अंदर चला गया। लिनवान का शरीर लंबे समय से दबे हुए दर्द और भावनाओं के बोझ से आखिरकार पूरी तरह टूटकर फूट पड़ा। उसकी सिसकियां और रोने की आवाज़ बारिश और हवा में दबकर रह गई, लेकिन अब वे मेरे संसार में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकती थीं। कुछ समय बाद मुझे एक पत्र मिला। भेजने वाले का पता था शहर की केंद्रीय जेल। लिफाफे पर लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, जिसमें गुस्सा, बेचैनी और असंतोष साफ झलक रहा था। वह शेनहाउ का पत्र था। मामले में शामिल रकम बहुत बड़ी थी और अपराध बेहद गंभीर था, इसलिए उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी। पत्र में अब पहले जैसी उसकी अकड़ और घमंड बिल्कुल नहीं था। पूरे पत्र में जेल की ऊंची दीवारों के पीछे की जिंदगी का डर और मेरे प्रति भय साफ दिखाई दे रहा था। उसने लंबे लंबे पैराग्राफ में लिनवान को जमकर कोसा था। पत्र के अंत में तो वह मुझसे मदद की गुहार लगाने लगा। उसने लिखा था कि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और उम्मीद की कि मैं उसकी इस पश्चाताप की भावना को देखते हुए जेल के अंदर उसकी थोड़ी मदद करवा दूं। पत्र पढ़ने के बाद मैंने उसे मोड़कर एक साफ लिफाफे में रख दिया और एक तरफ रख दिया। फिर मैंने अपने एक सहकर्मी से लिनवान के वर्तमान ठिकाने के बारे में पता करवाया। पता चला कि वह अब शहर से भी ज्यादा दूर एक गंदी और सुनसान कार वॉश की दुकान में छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रही थी। मैं खुद वहां नहीं गया। मैंने अपने सहकर्मी शियाओ ली को भेजा, जिसने उस समय पुलिस की गाड़ी में शेन हाउ की उकसाने वाली रिकॉर्डिंग सुनी थी। शियाओ ली अपनी कार लेकर उसी कार वॉश पर गया। उस समय लिनवान ढीली ढाली काम की वर्दी पहने हुए थी और हाथ में हाई प्रेशर पानी की पाइप लेकर मशीन की तरह कारों पर जमी झाग और गंदगी धो रही थी। उसके हाथ पानी और काम से लाल पड़ चुके थे और चेहरे पर कीचड़ के छींटे पड़े हुए थे। जब शियाओ ली भुगतान कर रहा था, तभी वह पत्र अनजाने में उसकी जेब से निकलकर लिनवान के पैरों के पास गिर गया। शियाओली ने कहा, अरे, मेरा पत्र गिर गया। लिनवान झुककर उसे उठाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने लिफाफे पर केंद्रीय जेल का नाम और प्राप्तकर्ता के रूप में मेरा नाम देखा, उसके हाथ अचानक कांपने लगे। शियाओली ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। उसने पत्र वापस लेने के बाद कैजुअली कहा, वैसे भी इस पत्र का कोई खास काम नहीं है। बॉस ने कहा था कि पढ़ने के बाद इसे फेंक देना, अगर चाहो तो इसे बेकार कागज की तरह बेच देना। शियाओली के जाने के बाद लिनवान ने न जाने क्यों वह पत्र अपने पास रख लिया। कांपते हाथों से उसने गंदे पानी से भीगे उस लिफाफे को खोला और पत्र बाहर निकाला। उसमें शेन हाउ की जहरीली और नफरत से भरी लिखावट थी, जो उसके दिल को चीरने वाली तलवारों जैसी लग रही थी। उस पत्र ने उसके दिल को बुरी तरह झकझोर दिया।
जिस आदमी के लिए वह कभी सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी, उसी आदमी की नज़रों में वह सिर्फ एक मूर्ख और मुसीबत की जड़ थी। 1 साल बाद मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का डिप्टी टीम लीडर बन चुका था और गंभीर मामलों की जिम्मेदारी संभाल रहा था। मेरी और सुचिंग की प्रेम कहानी भी धीरे धीरे अपने मुकाम तक पहुंच चुकी थी। वह समझदार और स्वतंत्र थी। वह मेरे काम के खतरे और मेरी व्यस्तता को समझती थी, और जब भी मैं सबसे ज़्यादा थका हुआ होता, वह मुझे सबसे गर्मजोशी भरा सहारा देती थी। मैंने आखिरकार उसे प्रपोज करने का फैसला किया। जगह वहीं चुनी जहां हम पहली बार मिले थे, वही कॉफ़ी शॉप और खिड़की के पास वाली वही सीट। कांच की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी और पूरा माहौल गर्मजोशी और रोशनी से भरा हुआ था। मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। मैंने जेब से वह मखमली डिब्बा निकाला जिसे मैंने काफ़ी समय से संभाल कर रखा था। मैंने डिब्बा खोला। उसके अंदर एक बेहद खूबसूरत और सादगी भरी डिज़ाइन वाली चमकदार हीरे की अंगूठी थी। सुचिंग ने मुझे देखा तो उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ आने वाले भविष्य के खूबसूरत सफ़र को देखना चाहोगी? उसने आंसू भरी आंखों से मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ।